हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम 8 गेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7वीं विषय विज्ञान के अंतर्गत पाठ्य 12 पादप में जनन के प्रश्न उत्तरों को हल करेंगे। यह 8 गेट अभ्यास पुस्तिका वर्ष 2023 के लिए प्रकाशित हुई है, जिसमें वार्षिक परीक्षा हेतु प्रश्न पूछे जाने हैं। हम देखेंगे पाठ 12 पादप में जनन। अति लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 1, पादपों में जनन कितने प्रकार का होता है? इसके उत्तर को जानेंगे। इससे पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। बच्चों, देखेंगे हम प्रश्न क्रमांक 1 का, पादपों में जनन कितने प्रकार का होता है। विज्ञान पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 41 से इसके प्रश्न को खोज सकते हैं और लिख सकते हैं। फिर भी आपकी सुविधा के लिए हमने यहाँ पर लिखा है। उत्तर देखेंगे हम। पादपों में जनन 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 लैंगिक जनन, नंबर 2 अलैंगिक जनन। इस प्रकार से आप इसके उत्तर को लिख सकेंगे। प्रश्न अगला है प्रश्न 1 का खा, अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों के नाम लिखिए। इसे भी आप विज्ञान पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 141, 142, 143 से खोजकर लिख सकते हैं। उत्तर को हम देखेंगे। अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियां हैं: कार्यक, प्रवर्धन, मुकुलन, खंडन व बीजाणु निर्माण। इस प्रकार से हम इसके उत्तर को लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न 2 देखें हम। परागण किसे कहते हैं? स्वपरागण और परपरागण को समझाइए। इसे भी विज्ञान पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 145 से खोज करके इसके उत्तर को लिख सकते हैं। इसको उत्तर देखेंगे। यदि परागण की उसी प्रकार उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे स्वपरागण कहते हैं, और यदि पुष्प के परागण उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे परागण कहते हैं। इस प्रकार से इसके उत्तर को लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 देखेंगे। बीजों का प्रकीर्णन किनके द्वारा होता है? विज्ञान पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 147 विषय वस्तु 12.4 से इसके उत्तर को खोज करके लिख सकते हैं। फिर भी हम देखेंगे यहाँ पर इसका उत्तर। बीजों का प्रकीर्णन पवन, जल और जंतुओं द्वारा होता है। इस प्रकार से इसके उत्तर को लिख लेंगे। इसके बाद प्रश्न 4 है, पंख युक्त बीजों के 2 उदाहरण दीजिए। तो पंख युक्त बीजों के 2 उदाहरण देखिए आप। सहीजन ड्रमस्टिक तथा द्विफल मैपिल जैसे पादप के बीज पंखयुक्त होते हैं। इसके बाद देखेंगे लघुत्तरीय प्रश्न में प्रश्न क्रमांक 5, इष्ट में जनन को चित्र बना करके समझाइए। इष्ट में जनन को हम चित्र बना करके देखिए आप चित्र। इष्ट में जनन मुकुलन जनन जो है, इष्ट कोशिकाएं यहाँ पर होती है, देखिए इष्ट कोशिकाएं। इसके बाद देखिए आप विकसित होता मुकुलन, तो यहाँ पर विकसित होता मुकुलन है। इसके बाद है नवीन मुकुलन। नवीन मुकुलन कहाँ होता है? यहाँ पर होता है। और इसी प्रकार मुकुल श्रृंखला जो है ये इस प्रकार से बनी हुई है। तो इस प्रकार हम इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। इसी को हम देखेंगे। इष्ट को कोशिका से बाहर निकलने वाला छोटे छोटे बल्ब जैसा, जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं बल्ब जैसा प्रवर्ध मुकुल या कली कहलाता है। ये कली कहलाता है ये भाग। और मुकुल क्रम से वृद्धि करता है और जनक कोशिका से विलग होकर नई इष्ट कोशिका बनाता है। तो जिस प्रकार यहाँ से निकल करके ये अलग निकल जाएगा और अलग कोशिका का निर्माण कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 6, कायिक प्रवर्धन को समझाइए तथा इसके लाभ बताइए। तो इसके उत्तर के लिए हम विज्ञान पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 141, 143 में इसके उत्तर को खोज करके लिख सकते हैं। जब किसी पादप के मूल, तने, पत्ती अथवा कली जैसे किसी कायिक के अंग नया पादप प्राप्त किया जाता है तो इस प्रकार के जनन को कायिक प्रवर्धन कहते हैं। कायिक प्रवर्धन के लाभ देखिए आप। यहाँ पर 3 प्रकार से यहाँ पर लाभ दिया हुआ है। कायिक प्रवर्धन द्वारा पादप कम समय में उगाए जा सकते हैं। नंबर 2, नए पादप जनक पादप की यथार्थ प्रतिलिपि होते हैं। नंबर 3, इससे पादपों में पुष्प व फल कम अवधि में ही आ जाते हैं। इस प्रकार से हम इसके उत्तर को लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न 7 देखिए, एक लिंगी व द्विलिंगी पुष्प किसे कहते हैं? पुष्प के जनन अंगों के नामांकित चित्र बनाइए। तो हम यहाँ देखेंगे पुष्प के भाग
यहाँ पर देखिए वर्तिकाग्र, यहाँ पर वर्तिकाग्र होता है, वर्तिका यहाँ पर होती है, और पुंकेसर, पुंकेसर यहाँ पर निकलता है। और यहाँ देखेंगे योजी, परागकोश यहाँ पर होता है, और लघुबीज जीवाणु धानी जो है यहाँ पर पुंकेसर इस प्रकार से निकलता है। और पुष्पीय अक्ष जो है यहाँ पर होता है। यहाँ हम देखेंगे पुष्पासन और पुष्पवृंत, अंडाशय, बीजांड दल और बाह्यदल, इस प्रकार से ये पुष्प के सचित्र चित्र में हम देख सकते हैं। ऐसे पुष्प जिनमें या तो केवल पुंकेसर अथवा केवल स्त्री केसर उपस्थित होते हैं, एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। जिन पुष्पों में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों ही होते हैं वे द्विलिंगी पौधे कहलाते हैं। यहाँ पर हम इस प्रकार पौधे की स्थिति को देख सकते हैं। इसके बाद देखेंगे प्रश्न क्रमांक 8, पादपों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया समझाइए। तो पादपों के लैंगिक जनन में परागकणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण होता है। यहाँ पर परागकण अंकुरित होकर एक पतली नली का निर्माण करते हैं। यह नली परागकण को स्त्री केसर के अंडाशय तक पहुँचाने में मदद करती है। यहाँ पर नर युग्मकों का मादा युग्मकों को अर्थात अंड से निषेचन होता है और युग्मनज बनता है। इस प्रकार से इसके विवरण को लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न 9 है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। पुष्पों में निषेचन किस प्रकार होता है, चित्र सहित समझाइए। तो नर तथा मादा युग्मों के युग्मन संयोग द्वारा बनी कोशिकाएं युग्मनज कहलाती है। युग्मनज बनने के लिए नर और मादा युग्मक की युग्मन का प्रक्रम निषेचन कहलाता है। इस प्रकार से हम इसको समझा सकते हैं। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 10, बीजों के प्रकीर्णन की विभिन्न विधियां का वर्णन कीजिए। तो बीजों का प्रकीर्णन पवन, जल अथवा जंतुओं के द्वारा होता है। सहजन, द्विफल घासों के हल्के बीज, आक, मदार के रोमयुक्त बीज और सूरजमुखी के रोमयुक्त फल पवन के साथ उड़कर सुदूर स्थानों तक चले जाते हैं। जिन बीजों अथवा फलों के आवरण स्पंजी अथवा तंतुमय होते हैं वे बीज जल द्वारा प्रकीर्णित होते हैं। कुछ कांटेदार बीज जिनमें हुक जैसी संरचनाएं होती है जंतुओं के शरीर से चिपक जाते हैं और दूरस्थ स्थानों तक पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने सारे प्रश्नों के हल जो है यहाँ पर कर लिए हैं। आशा है बच्चों आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद।